नमस्कार। सवाल आपका यहां पर हम आज उठाने वाले हैं मान सरकार के फैसलों को लेकर। आप देख रहे हैं बड़ा मुद्दा, आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। पंजाब की मान सरकार की चर्चा इस वक्त हर जुबान पर है। जब से पंजाब में आपकी सरकार बनी है तब से हर रोज कोई न कोई ऐसी घोषणा या फैसला लिया जा रहा है जो इससे पहले शायद ही कभी देखा या सुना गया हो। अपने क्रांतिकारी फैसलों की लिस्ट में एक और फैसला सीएम मान ने लिया है, जो है डोर स्टेप राशन डिलीवरी सेवा का फैसला, जिसके बाद फिर एक बार सरकार की नीतियों और फैसलों को लेकर चर्चा तेज है। मुख्यमंत्री भगवंत मान शपथ लेने से पहले ही एक्शन मोड में आ गए थे। 16 मार्च को हुए अपनी शपथ ग्रहण से लेकर अब तक 11 दिन के अंदर वो ऐसे 11 बड़े फैसले ले चुके हैं जो इससे पहले की सरकारों ने शायद ही लिए होंगे। राजनीतिक तौर तरीकों में बदलाव के साथ भगवंत मान सरकारी सेवाओं और सिस्टम की चाल को बदल रहे हैं। पिछले दिनों जो बड़े और कड़े फैसले उन्होंने लिए उसका असर जमीन पर भी दिखाई दिया। फिर बात चाहे करप्शन हेल्पलाइन, एंटी करप्शन हेल्पलाइन सेवा की हो या फिर उन किसानों को मुआवजा राशि जारी करने की जो लंबे वक्त से मुआवजा राशि के लिए संघर्ष कर रहे थे, पूर्व विधायकों की पेंशन पर कैंची चलाने का जो फैसला लिया गया, राजनीतिक विरोधी तक उस फैसले पर आपके कायल नजर आए। अब पंजाब सरकार ने लोगों को घर बैठे राशन पहुंचाने का फैसला किया है। ਅੱਜ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਆਇਆ कि ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਫ ਰਾਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਘਰ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਧੀਆ ਸਾਫ਼ ਬੋਰੀਆਂ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਖਾਣਯੋਗ ਆਟਾ ਜਾਂ ਕਣਕ ਜਾਂ ਦਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚ ਜੂਗੀ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਆਓ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਘਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨੇ ਵਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਤੋਲ, ਕੋਈ ਨਾਪ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਓ। ਸੋ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਹਲੀ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਡੋਰ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਚੁਣਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ। ਅੱਜ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ 'ਚ ਔਰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਣਕ 'ਚੋਂ ਰੋੜ ਜਾਂ ਮੂੰਗੀ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਸੁਸਰੀਆਂ ਜਾਂ ਰੋੜ ਚੁਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਖਾਣਯੋਗ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਆਟਾ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਦਾਲ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਮੂੰਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। तो पंजाब की मान सरकार ने राशन डोर स्टेप डिलीवरी योजना की शुरुआत करने की घोषणा कर दी है। जो योजना दिल्ली में लागू ना हो सकी वो अब पंजाब में लागू होगी। आप मुखिया और सीएम अरविंद केजरीवाल ने डोर स्टेप राशन डिलीवरी योजना लागू करने के फैसले पर मान सरकार को बधाई तो दी ही, साथ ही दिल्ली में सेवा शुरू ना करने को लेकर बीजेपी पर रोड़े अटकाने के आरोप भी लगाए। आज मैं बहुत खुश हूं, पंजाब के लोगों के लिए खुश हूँ, देश के लोगों के लिए खुश हूँ। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने आज बहुत शानदार ऐलान किया इस देश के गरीबों के लिए, पंजाब के गरीबों के लिए, और मैं समझता हूँ कि पूरे देश पे आने वाले समय में इसका असर पड़ेगा।
भगवंत मान जी ने ऐलान किया है कि पंजाब में गरीबों का राशन उनके घर घर तक पहुंचाया जाएगा। डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन, घर घर राशन योजना। अभी आज़ादी के 75 साल बाद भी एक गरीब आदमी को अपना गेहूं चावल महीने का जो राशन होता है जो सरकार देती है, वो राशन लेने के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है, छुट्टी लेनी पड़ती है, ढेरों तकलीफ़ें उठानी पड़ती है। आज ज़माना ये आ गया कि एक फ़ोन करो और फ़ोन के ऊपर ऑर्डर करो और पिज़्ज़ा आपके घर आ जाता है, सारा सामान आपके घर आ जाता है, लेकिन राशन लेने के लिए गरीब आदमी को लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है। तो घर घर राशन योजना के तहत लोगों का गेहूं या आटा या दाल जो भी है, चावल, वो अच्छी सी पैकिंग करके, बोरी में पैकिंग करके आपके घर का जितना भी बनता है वो आपके घर में सरकार हर महीने आपके घर में दे के आएगी। पंजाब के गरीबों को इससे बहुत फ़ायदा होगा, तो मैं पंजाब के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। दिल्ली में पिछले 4 साल से हम लोग इस योजना को, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन की योजना को लागू करने के लिए बहुत संघर्ष कर रहे हैं। सब कुछ हो चुका था, हमने सारा काम कर लिया था, केंद्र की भाजपा सरकार ने इसको रोक दिया, इसे करने नहीं दिया। ये सही नहीं है। लेकिन अंग्रेजी में एक कहावत है, यू कैनॉट स्टॉप द आइडिया हुज टाइम हैज़ कम। जिस आइडिया का समय आ चुका है उसको कोई नहीं रोक सकता, उसको कोई ताकत नहीं रोक सकती, फिर उसके पीछे कुदरत लग जाती है। अब इसका आइडिया आ चुका है, इसका समय आ चुका है, तो ये तो लागू होगा। दिल्ली में नहीं लागू करने दिया, कोई बात नहीं, पंजाब में लागू करेंगे। पंजाब में लागू होगा, सारा देश देखेगा, सारे देश के लोग इसकी मांग करेंगे, पूरे देश में लागू होगा। जैसे आज मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में बने, पूरे देश में बन रहे हैं। दिल्ली के अंदर जो जो चीज़ें लागू कर रहे हैं, पूरे देश में लागू होती जा रही हैं। पिछले कुछ वर्षों में आप लोगों ने सबने देखा कि किस तरह से दिल्ली के लोगों के कामों को रोका गया, किस तरह से हम मोहल्ला क्लिनिक बनाना चाहते थे, मोहल्ला क्लिनिक को 2 साल तक रोक दिया, लेकिन फिर बनाए हम लोगों ने। सीसीटीवी कैमरे पूरी दिल्ली में लगाना चाहते थे, उनको 3 साल तक फाइल रोक दी केंद्र ने। स्कूल बनाना चाहते हैं, उनको रोका जाता है। अस्पताल बनाना चाहते हैं, उनको रोकने की कोशिश की जाती है। पिछले 75 साल से इस देश के लोगों को रोका गया, हर कदम पे रोका गया। लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, लोग विकास करना चाहते हैं, लोग प्रगति करना चाहते हैं, उन्हें रोका जाता है। इस देश के लोग बहुत अच्छे हैं, इस देश के लोग बहुत इंटेलिजेंट है, इस देश के लोगों में बहुत टैलेंट है, इस देश के लोग तरक्की करना चाहते हैं, लेकिन उनको 75 साल से रोका जा रहा है। लेकिन अब लोग रुकने वाले नहीं हैं। अब लोगों ने ठान लिया, अब लोग खड़े हो गए हैं। 2 राज्यों के अंदर लोगों ने कट्टर ईमानदार सरकार बना दी है। अब ये देश तरक्की करेगा, अब ये देश आगे बढ़ेगा। मैं उन सब लोगों को कहना चाहता हूँ, सभी ताकतों को कहना चाहता हूँ जो इस देश को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, कि आप जो मर्जी कर लीजिए, अब ये देश रुकने वाला नहीं है। तो सेवा और सियासत दोनों का अनूठा मेल है। पंजाब की मान सरकार अपने फैसलों को लेकर चर्चा में है, तो आज चर्चा इसी पर कि तेजी से लिए जा रहे फैसले राजनीति में कौन सा नया आयाम गढ़ने वाले हैं। सियासत पर फैसले होंगे या फिर फैसलों पर सियासत होगी, और सबसे बड़ा और जरूरी सवाल कि विरोधी खेमों पर इन फैसलों का क्या असर पड़ेगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कई मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं, फिर करते हैं चर्चा की शुरुआत। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए आप प्रवक्ता विक्रम सिंह सोढ़ी जुड़े हुए हैं और बीजेपी प्रवक्ता गुरदीप सिंह घोसा जुड़े हैं। राजनीतिक विश्लेषक जो हैं प्रोफेसर मोहम्मद खालिद, आप हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और कुछ ही देर में हमारे साथ जनता के प्रतिनिधि जसप्रीत ढिल्लों भी जुड़ेंगे। सबसे पहले मेरा यहाँ पर सवाल जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं विक्रम सिंह सोढ़ी, उनसे है। विक्रम जी, यहाँ पर सेवा की शुरुआत तो हो गई है, लेकिन सेवा ही है या फिर सियासत भी है? विक्रम जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? जी, जी आपकी आवाज आ। विक्रम जी, यहाँ पर
डोर स्टेप राशन डिलीवरी योजना के शुरू करने की घोषणा, एक बड़ी सेवा यहां पर जनता को देने की शुरुआत, लेकिन सिर्फ सेवा है या फिर सियासत भी इसमें शामिल है? नहीं, ये बिल्कुल ये सेवा है। हमने पहले भी यही ऐलान किया था कि ये हम करने वाले हैं। अपने जो वायदे हमने किए हैं उन वादों पे हम उतरे हैं और उन वादों पे हमने असलियत में उनको तब्दील किया है। तो इसमें कोई सियासत का कोई मतलब ही नहीं है। ये तो लोगों के हाथ में है। तो सियासत तो तब करनी होती है जब आप कुछ मांग रहे हैं लोगों से। अब तो हमारा समय आ गया कि हम लोगों को अच्छी सरकार देने की कोशिश कर रहे हैं और उस अच्छी सरकार में जो भी हमने वादे किए थे उनको हम पूरे करने के लिए प्रयास पूरा कर रहे हैं। सियासत इसलिए यहां पर मैंने कहा क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बधाई दी, लेकिन साथ में ये दुहाई भी दी कि दिल्ली में ये 4 साल से इस योजना को शुरू करना चाह रहे हैं, लेकिन शुरू नहीं कर पाए क्योंकि जो बीजेपी सरकार है, केंद्र की बीजेपी सरकार है, वो इसमें लगातार रोड़े अटका रही है। जी, इसके बिल्कुल उन्होंने जो कह रहे हैं बिल्कुल उसको बिल्कुल ठीक है कि दिल्ली में काफी समय से ये कोशिश कर रहे थे कि इसको वहां पे लागू किया जाए, मगर किसी ना किसी वजह से केंद्र की सरकार ने कोई ना कोई अड़चन जरूर पैदा की है और उन अड़चनों के कारण वो हम दिल्ली में ये सेवाएं हम वहां पे लागू नहीं कर पाए। मगर अगर वो वहां पे भी मौका मिलेगा तो वहां पे भी पूरी कोशिश है हमारी सरकार की तरफ से, आम आदमी पार्टी की सरकार की तरफ से दिल्ली में भी हम इसको लागू करना चाहेंगे। मगर ये हमारी खुद किस्मती है पंजाब वालों की कि हम पंजाब में लागू करने में हम लोग सफल हो गए हैं और इसकी पूरी प्रयास रहेगी। हम उसके ऊपर हमने जो बढ़ते कदम होंगे, लेकिन ये प्रयास जो है दिल्ली में क्यों सफल नहीं हो पा रहा? वो दिल्ली जिसने बार बार आम आदमी पार्टी की सरकार को चुना है, आपको चुना है, वो दिल्ली अभी तक इस सेवा से क्यों महरूम रह जा रही है? देखिए, जैसे हमारे नेशनल कन्वीनर साहब ने बोला है, बहुत स्पष्ट बोला है, आपने रिले कर दिया, अपने प्रोग्राम पे आपने रिले किया, उन्होंने साफ साफ जाहिर करा कि ये इसलिए हम लोग नहीं कर पा रहे दिल्ली में क्योंकि दिल्ली में जो केंद्र की सरकार है उनकी वजह से कि कोई ना कोई अड़चन वो खड़ी कर ही देते हैं। जब भी हम इसको लागू करने की कोशिश करते हैं तो कोई ना कोई नई अड़चन उसमें डाल देते हैं, जिसके वजह से हम इसमें अभी तक हम नाकामयाब रहे हैं। मगर हमारा प्रयास फिर भी जारी है और हमारे को पूरा विश्वास है कि हम जल्द से जल्द ये सेवाएं दिल्ली में भी लागू करने में हम सफल होंगे। गुरदीप जी, पंजाब की सियासी पिच पर आपने फिर से विरोधियों को चित कर दिया है अपने फैसलों से। ऐसा है कहना जी, ये विक्रम जी जो बोल रहे हैं तो आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं बोल रहे। ये तो बार बार कि दिल्ली में भी कर रहे हैं, दिल्ली में नहीं, यहाँ पंजाब में भी अभी कुछ नहीं किया। सिर्फ जैसे चरणजीत सिंह ऐलान करते थे ना, अभी ऐलान कर रहे हैं, बार बार ऐलान कर रहे हैं। दिल्ली में कह रहे हैं कि रोड़े अटका रहे हैं आपकी केंद्र सरकार। आपको किसने रोका है? राशन देने को किसने? पंजाब में तो राशन पहले भी चलता था, ये तो पहले की स्कीम केंद्र सरकार की दी हुई है। हमने तो पिछले हफ्ते भी अनाउंस किया है कि सितंबर तक जारी रहेगी, आगे भी हम जारी रखेंगे जिन लोगों को जरूरत है। ये सिर्फ पंजाब में ऐलान कर रहे हैं। इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बन जाए, 24 घंटे के अंदर अंदर बेदबी के जो लोग हैं वो फाइल बनी हुई है, 24 घंटे के अंदर जेल के अंदर होंगे। तो कहां गए जेल के अंदर? ये सिर्फ अब 36,000 मुलाजमों की बात करते हैं, वो चिन्नी सरकार कर गए, फिर ये कर रहे हैं, अभी तक ये कह रहे हैं, फिर केंद्र सरकार रोक रही है। जब भी ये कोई ठीक राह बोलना चाहते हैं, जब भी कोई काम नहीं होता तो इनको केंद्र की सरकार याद आती है। मैं इनको याद करा दूं, आज पंजाब के अंदर इनकी सरकार बन चुकी है। अभी विरोधी धीर का ये काम ना करें, ये काम करके दिखाएं, सिर्फ ऐलान मत करें। 25,000 मुलाजिम पक्के कर दिए, कब करेंगे जी? अगले महीने करेंगे। 36,000 मुलाजिम हमने पक्के कर दिए जी, वो कब करेंगे जी? वो रोड़ा अटका दिया कोर्ट ने। अब कह रहे हैं कि ये हर बार बहाना ढूंढ रहे हैं। नीयत में फर्क है, इनकी नीयत में खोट आ चुकी है। बार बार ये केंद्र सरकार को सिर्फ आज बुनाने में लगे होंगे। केंद्र सरकार जो काम नहीं हो रहा तो केंद्र सरकार पे छोड़ दे। जब इन्होंने ऐलान किए थे तो हमसे पूछ के 1,000, मैं कहना जी बात पूरी होने दीजिए। जब हमने इन्होंने कहा था कि हर औरत को 1,000 रुपया देंगे, तो अब दो ना, अब क्यों नहीं दे रहे? अब जाके पहले कह रहे थे कि 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है, हम 54,000 करोड़ पे 34,000 करोड़ का हम रिश्वतखोरी बंद कर देंगे और 20,000 करोड़ हमारा रिश्ता का आ जाएगा। पहले महीने से 54,000 करोड़ हम कमा लेंगे। तो कमाने के बाद फिर आप केंद्र सरकार के पास क्यों मांग रहे हैं? वहां पे फाइल लेके कोई नहीं गए भगवंत मान जी, कोई फाइल नहीं लेके गए। बैंक में भी लोन लेने जाता है ना तो फाइल लेके जाता है आदमी, तो ये फाइल ही लेके बस
प्रेस में आके बोला कि हमने 1 लाख करोड़ मांगा है। तो ये सिर्फ केंद्र सरकार को पर ठीकरा फोड़ने के लिए बार बार ऐसी बातें करते हैं। इनकी नीयत में खोट आ चुकी है। हम कहना चाहते हैं कि पंजाब में काम करके दिखाओ। जो लोगों को सपने दिखाए थे ना, झूठे सपने, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, वो पूरे करके दो। हम सहयोग करने को तरफ तैयार है। ठीक है, इस पर जवाब हम लेंगे यहाँ पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से। इसी बीच हमारे साथ जो जनता की प्रतिनिधि हैं जसप्रीत ढिल्लों, वो भी जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका जसप्रीत जी, और आऊंगी आपके पास भी, लेकिन मैं सवाल का जवाब यहाँ पर पहले चाहूंगी कि विक्रम जी से ले लूं, उसके बाद जो राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हैं उनसे इस पर बात करेंगे कि वो किस तरह से इन सारी चीजों को देख रहे हैं। जी विक्रम जी। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि शायद ये भूल रहे हैं कि हमारी सरकार अभी 10 या 11 दिन से ही है, और इन लोगों ने 8 साल केंद्र पे सरकार इन्होंने चलाई है। जो मैं अभी की बात कर रहा हूं, लगातार 8 साल ये वहां पे सरकार में रहे हैं। तो पहले हमारे ऊपर ये इल्जाम लगाने के पहले ये अपनी तरफ तो देखें। जो कहते हैं those who live in glass houses don't throw stones, जो कांच के घर में रहते हैं वो पत्थर नहीं फेंकते। पहले अपनी तरफ तो देखें, इन्होंने इन 8 सालों में क्या कामयाबी हासिल की है। अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये हमारे काम में अड़चन डालने के लिए कोशिश करते हैं। तो क्यों नहीं अपनी तरफ देखें पहले। अभी 11 दिन हुए हैं, हमारे को 5 साल के लिए चुना गया है। अभी ऐलान हो गए, जब पहले जो भी कोई काम होता है उसका पहला ऐलान होता है, उसके बाद में उसके ऊपर काम किया जाता है। अब हमने ऐलान किया है, जिस चीज के ऊपर हमने ऐलान किया है उसके ऊपर वर्किंग हो रही है, प्रक्रिया तैयार है, हो जाएगा। नीयत हमारी साफ है, हमारी नीयत के ऊपर हमारे को वोट पड़ी है। इसमें क्या दो राय मेरे को समझ नहीं आती। ये तो बहुत आसान है कहना कि 11 दिन में आपने कोई महल नहीं खड़ा किया। देखिए भैया, कभी पहले फाउंडेशन तैयार करेंगे, फिर ईंटें रखेंगे, फिर इमारत तैयार होगी। जो इमारत का है पहले उसकी फाउंडेशन तो रखें। इंतजार बिल्कुल, आपके कहने का मतलब है इंतजार तो करना ही चाहिए। ये भी कहा जाता है कि जो नई नई सरकार बनती है कम से कम 6 महीने तो उसे देने चाहिए, उसे कामकाज का तौर तरीका समझने में और सरकार को चलाने के अंदर उस प्रक्रिया के तहत आने में। लेकिन 11 के दिन के अंदर 11 जो बड़े फैसले यहाँ पर ले दिए हैं, उनसे उम्मीदें जो हैं वो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा सभी की हाई हो गई हैं कि जो वायदे यहाँ पर चुनावी घोषणाओं में किए थे वो वायदे भी अब जरूर यहाँ पर लोग चाह रहे हैं कि जल्द अज जल्द उनके पूरे होने की भी बात सामने आ जाए। गुरदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी गुरदीप जी। हाँ, मैं बिल्कुल चाहता हूं कि वक्त मिलना चाहिए। हम चाहते हैं कि इनको वक्त मिले, काम करें। पहले दिन भगवंत मान जी ने ऐलान किया, तीसरे दिन आके केजरीवाल ने पीठ थपथपानी शुरू कर दी कि बहुत बढ़िया काम किया है। चौथे दिन फिर कुछ ऐलान कर दिया, 5वें दिन फिर शुरू हो गए केजरीवाल पीठ थपथपाने लगे। पीठ थपथपाया वो मत, अभी 11 दिन हुए हैं, अभी काम करके डिलीवर करो, फिर बात करना। फिर तो खुद तो पीठ थपथपा रहे हो, खुद ही कर रहे हो कि हमने बहुत कुछ कर दिया। फिर आपने ऐलान क्यों किया था कि 24 घंटों के अंदर अंदर बेदबी कांड वालों को जेल की सलाखों के पीछे डालेंगे? वो क्या ऐलान था? वो 24 घंटे दे के 11 दिन बोले थे। मेरे ख्याल से 24 घंटे से ऊपर हो चुके, ये कहना चाहता था मैं। प्रोफेसर मोहम्मद खालिद, आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर सरकार गठन को अभी 11 दिन ही हुए हैं, लेकिन 11 दिन में जो बड़े फैसले और अब उन फैसलों को लेकर के जो यहाँ पर बीजेपी प्रवक्ता की तरफ से सवाल भी उठा दिए गए हैं कि सिर्फ अभी घोषणाएं हैं, जमीनी हकीकत में तब्दील नहीं हुई है। साथ ही जो पहले के वायदे हैं, जो बड़ी बातें यहाँ पर की गई थी, उन पर अभी तक कोई बात नहीं हो रही है। तो क्या लगता है ये बातों का, वादों का एक भंवर सा बनता जा रहा है, जिसमें कहीं ना कहीं क्या लगता है कि आप जो है वो खुद उलझ के रह जाएगी या फिर अपने विरोधियों को यहाँ पर भी वो चकमा दे जाएगी? देखो, ऐसा है कि जब भी कोई ऐलान होता है ना, पहली तो चीज ये है कि अभी 11 या 10 दिन हुए हैं सरकार। जी प्रोफेसर। नहीं हुआ करती जी, टाइम लगता है और उसके लिए उनको टाइम देना पड़ेगा ताकि वो अपने दुकान को सजा लें पूरी तरह से, और उसके बाद जो भी उन्होंने प्लानिंग करनी है उसके मुताबिक वो काम करें। तो उसके लिए 2 महीने हो या जो 100 दिन का पीरियड होता है हनीमून पीरियड, वो देख लो। लेकिन यह है कि उनके पास टाइम है बहुत कम। वजह यह है कि जितनी ज्यादा लोगों ने मैंडेट दी है जी, 90 से ऊपर सीटें, 92 सीटें जी, उतना ही ज्यादा लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी हैं कि जल्दी से जल्दी हमें कुछ मिलना चाहिए। जहां तक पंजाब के फाइनेंसेस का सवाल है, हम सब जानते हैं कि पंजाब फाइनेंशियली डूबा पड़ा है, और उसमें आप किस तरह से ये जो स्कीम्स हैं, जो कुछ स्कीम्स तो
बीजेपी सरकार के समय से चल रही थी, उसमें से कुछ प्लस माइनस हुआ कांग्रेस की सरकार में, कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार में। तो अब ये जो स्कीमें हैं उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट होगी, उसके पास पैसा कहाँ से आएगा। पहले तो परिवार आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि कितने परिवार हैं एक्चुअली, क्योंकि कई बार ऐसे होते हैं जो परिवार डिजर्व भी नहीं करते, वो भी ले जाते हैं इन स्कीमों का फायदा। दूसरी बात ये है कि मेरा अपना मानना ये है, मैं दूसरे लोग हो सकता है मेरे से डिसएग्री करें, ये जो फ्री चीजें देने का रिवाज पड़ गया है, इससे अर्थव्यवस्था स्ट्रांग नहीं होती। अर्थव्यवस्था स्ट्रांग होती है अगर लोगों को परमानेंट रोजगार दिया जाए। अगर रोजगार के अवसर जो है वो पैदा नहीं किए जाएंगे तो ये जो फ्री बीज है, क्योंकि अगर आप ये पैसा दे रहे हो या आप ये राशन दे रहे हो या जो कुछ भी कर रहे हो, ये अनप्रोडक्टिव है, इसका कोई मतलब इकोनॉमी को किसी तरह का ग्रो नहीं करेगा। मेरा मानना यह है कि फ्री बीज से हट करके इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर का विकास, सर्विस सेक्टर का विकास ये होना चाहिए, ताकि जो लोग हैं उनको रोजगार मिले। रोजगार मिलने से परमानेंटली मसला हल होता है, फिर आपको ये रोज सामान चीजें नहीं देनी पड़ती या राशन नहीं देना पड़ता या और ये स्कीमें नहीं करनी पड़ती। तो मेरा हमेशा से मानना यही रहा है कि अगर विकास करना है तो रोजगार के अवसर पैदा करो। ये फ्री बीज जो है वो कहाँ से पूरा करेंगे, मुझे तो समझ नहीं लगता। पैसे तो हमारे पास है नहीं पंजाब के पास जी। लेकिन जिस तरीके से बिल्कुल मोहम्मद खालिद जो आप कह रहे हैं कि बड़ा कर्ज भी है पंजाब के ऊपर, 3 लाख करोड़ का कर्ज इस वक्त पंजाब के ऊपर है और केंद्र सरकार से भी प्रदेश की सरकार ने यहाँ पर खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 2 साल तक सालाना 1 लाख करोड़ का पैकेज देने की जो मांग की है वो यहाँ पर जरूर एक काबिल गौर है कि इसको किस तरीके से देखा जाए। एक तरफ आप केंद्र की बीजेपी सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं दिल्ली में योजनाएं लागू ना करने के लिए, दूसरी तरफ पंजाब के लिए मदद का हाथ जो है आप चाह रहे हैं कि केंद्र की तरफ से वो बढ़ जाए। देखिए ऐसा है कि दिल्ली की बात तो चलो हम नहीं करते, दिल्ली का अपना रेवेन्यू का पैटर्न है, उनके खर्चे अपने थे। पंजाब का रेवेन्यू डेफिसिट है बहुत ज्यादा। उस रेवेन्यू डेफिसिट को कैसे पूरा किया जाएगा, ये एक बहुत बड़ा मसला है पंजाब के पॉलिटिशियंस के सामने, सरकारों के सामने। कोई भी सरकार पावर में आए, आज ये आए हैं और फिर इन्होंने जिस तरह से ये 1000 रुपीज का वादा किया है इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे लागू करेंगे, बड़ा ही मुश्किल काम है ये। इसलिए जब आपके पास रेवेन्यू का डेफिसिट बहुत ज्यादा है और अभी तक जो पुराने वादे हैं, पुरानी जो सरकार की जो कमिटमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल 6th पे कमीशन है, डी लिंकिंग है यूजीसी ग्रेड से, और कई चीजों के वादे जो उन्होंने किए हैं वो ही पूरे कर लें, वो भी पूरे करना बड़ा मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि दिल्ली का पैटर्न या दिल्ली का मॉडल मैं पंजाब के ऊपर लागू नहीं करता, ना होना है, लेकिन पंजाब को अपने तरीके से इन मसलों का हल करना पड़ेगा कि किस तरह से कर्जे से छुटकारा पाया जाए, किस तरह से जो सरकार की कमिटमेंट्स हैं, फाइनेंशियल कमिटमेंट्स हैं, उनको किस तरह से पूरा किया जाए। ये एक बहुत ही चलिए विक्रम जी, इस पर क्या रोड मैप आप देखते हैं कि सरकार के पास है, इस पर मैं आपसे जवाब लूंगी, लेकिन हमारे साथ जो जनता की प्रतिनिधि जसप्रीत ढिल्लो जुड़ी हैं उनसे मैं जानना चाहूंगी। जसप्रीत जी, अभी आपने सभी पक्षों को यहाँ पर सुन लिया, विपक्ष जो है उसके क्या आरोप हैं, पक्ष जो है उसका क्या तर्क है और जो राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हैं उनका क्या विश्लेषण है। तो क्या आम जनता भी इसी तरीके से सभी चीजों को नाप तोल कर देख रही है, उसका भी नजरिया यही है? क्या सरकार की योजनाएं उसको इतनी ज्यादा फिर आकर्षक लगने लग गई हैं कि वो ये सोच रही है कि अब जल्द ही पूरी तरीके से पंजाब जो है वो बदलने वाला है, तस्वीर पूरी तरीके से नया पंजाब, नई तस्वीर दिखेगी? जी, जिस तरह सपने जो दिखाए गए थे, जो सपने सजाए गए थे, जो भी ये सरकार ने वायदे किए थे चुनाव के पहले, उस हिसाब से जिस तरह से जनता का पक्ष बिल्कुल इनके फेवर में आया, तो उस हिसाब से जनता को लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो बदलाव है एकदम से वो आने वाला है। सो उस हिसाब से जो अभी 11 दिन हुए हैं उस हिसाब से फैसले भी किए गए हैं जो कि पंजाब और जनता के पक्ष में लिए गए हैं। लेकिन एक चीज मुझे खटकती है आम नागरिक होने के बावजूद कि विरोधी धिर में कोई भी ऐसा नेता हमने नहीं दिया, क्योंकि
जो सरकार बन चुकी है उसको ये लगने लगता है कि जो मेरा डिसीजन है वो फुल एंड फाइनल बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल एक्यूरेट है। सो जब तक विरोधी धिर में कोई अच्छा नेता नहीं आता उसको सवाल करने वाला, सो भगवंत मान तो खुद कहते हैं कि अपने लीडर से सवाल कीजिए, उनसे पूछिए। सो हमारे में ये त्रासदी रही है पंजाब में कि कोई अच्छा लीडर जब भी आता है तो उसे दबाने वाले ज्यादा आ जाते हैं। पर ये इस बार में देखने वाली बात ये है कि विरोधी धिर में कौन अच्छा नेता आता है, कौन पंजाब की कमान संभालता है, जिसके बेसिस पे अगले जो डिसीजंस होंगे उनको बताने में उनको वो अच्छा है या नहीं अच्छा है उसके बारे में कौन बात करेगा। अभी ये अभी जो पंजाब की बीजेपी के तरासदी है। प्रवक्ता गुरदीप सिंह घोसा यहाँ पर बात कर रहे थे, उन बातों से आप कितनी ज्यादा सहमत या असहमत हैं? जिस तरीके से उन्होंने कहा कि घोषणाएं तो हो रही हैं लेकिन अभी तक अमली जामा जो है उन्होंने नहीं पहना है, वो हकीकत पे तब्दील नहीं हुई है। क्या सिर्फ ये घोषणाएं बनकर रह जाएंगी आपको लगता है, या फिर जो कह दिया गया है वो कर के भी दिखाया जाएगा? जी अभी टाइम लगेगा, है ना। अभी तो सिर्फ 11 दिन हुए हैं और जो ऐलान और इम्प्लीमेंटेशन इस सरकार ने किए हैं वो काबिले तारीफ है, लेकिन समय लगेगा ना हर चीज को बनाने में। उसको कितने पर्सन लगते हैं, वो एक मैप रोड मैप रेडी होगा फिर बनेगा। और बीजेपी प्रवक्ता सर बात कर रहे थे कि केंद्र सरकार से क्यों मांग रहे हैं। मेरे जहन में ये बात आ रही है कि केंद्र सरकार, हम भारत का हिस्सा है, सो हमारा टैक्स जाता है, हम भारत का हिस्सा है और हमारा हक बनता है कि हम केंद्र के जो भी केंद्र की तरफ हमारा टैक्स जाता है उस हिसाब से हम केंद्र से ही मांगेंगे जो भी हमारे पंजाब के हित में होगा। जी क्या कहेंगे आप इस पर गुरदीप जी? ऐसा है जी, ये लोन लेने के लिए गए हैं। 2,76,000 करोड़ पहले ही बकाया है और केजरीवाल साहब ने बोला था कि 54,000 करोड़ हम कमा लेंगे 1 महीने के अंदर, तो हम लोन भी उतारेंगे और पंजाब को खड़ा भी करेंगे, इकोनॉमी भी इनकी आएगी। पहले आप बात समझ लीजिए, अब जितना कर्जा बढ़ेगा उतनी ब्याज भी बढ़ेगी, उतनी इकोनॉमी हमारी डाउन होगी। पहले तो इकोनॉमी को बढ़ाना है, हमने उसको कर्जे को घटाना है। और दूसरी बात, ये डिवर्जन क्यों दी जा रही है, ये बार बार केजरीवाल साहब केंद्र सरकार को क्यों बोल रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं। ये डिवर्जन दे रहे हैं क्योंकि जब इन्होंने राज्यसभा के अंदर 5 जो राज्यसभा के मेंबर भेजे हैं, जैसे राघव चड्ढा जी, संदीप जी, या मिस्टर रोड़ा मित्तल जी हैं, या हरभजन सिंह जी हैं, ये आप बताओ जब इन्होंने सीएम चुना था तो लोगों को बता दिया कि वोट डालो आप, तो इनको बनाने में वोट क्यों नहीं डाली? वो तो भगवंत मान सिंह से भी पूछा, तो वो तो किसी लोगों से भी नहीं पूछा। भाई आम बात कैसे हो गई है? दिल्ली के लोगों को, जो दिल्ली के अंदर जल मंत्री थे राघव चड्ढा जी, उनको राज्यसभा में भेजेंगे तो जिनको पराली का धुआं पंजाब के अंदर अब दिल्ली में पहुंच जाता था, अब कैसे पंजाब के लिए बोलेंगे? जो संदीप पाठक जी है जो छत्तीसगढ़ से, वो पंजाब के लिए कैसे बोलेंगे? तो जो 2 बिजनेसमैनों को जिन्होंने टिकट बेची है वो कैसे बेचेंगे? हरभजन सिंह का आपको सबको मालूम है, अगर ऐसे लोग जाएंगे तो पंजाब के अंदर इनका विरोध होने लगा। अब ये डिवर्जन दे रहे हैं, अब जानबूझ के केंद्र सरकार के पे थोप रहे हैं क्योंकि लोग भूल जाए। पर मैं कहना चाहता हूं कि पंजाबियों के साथ धोखा हुआ है। अगर पंजाबियों के साथ, पंजाबियों ने इनकी काबिलियत पे नहीं इनको चुना, उन्होंने बदलाव की राजनीति चुनी है। बदलाव चाहते थे पंजाब के लोग, किया है बदलाव, पर बदलाव में इन पे भरोसा, जैसे इनको मैंडेट दिया ना 92 सीटों का, अब इन पे भरोसा ज्यादा है, लोगों को विश्वास ज्यादा कि ज्यादा कुछ करेंगे। तो मैं इनसे विनती करता हूं कि जो जो बोला है कि कैसे हम रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे, तो करके दिखाओ, हमें भी अच्छा लगेगा कि आप ऐसा कर रहे हो। तो ऐसे पता लगेगा कि पहले आप बोल रहे थे कि रिवाती पार्टी ऐसा नहीं करने देती, रिवाती पार्टी ऐसा नहीं करती, केंद्र में हमें, दिल्ली में हमें काम नहीं एलजी करने देता, तो यहाँ पे तो एलजी नहीं है ना, यहाँ पे तो इनकी स्पष्ट सरकार है। गुरदीप जी तो फिर ये कहें कि पूरी तरीके से यहाँ पर रास्ता साफ है, पंजाब में जो डोर स्टेप राशन डिलीवरी का फैसला यहाँ पर लिया गया है सरकार की तरफ से, उसमें किसी तरह की कोई अड़चन टेक्निकली नहीं होगी। ये पंजाब की जनता को मूर्ख बना के ना जो राज्यसभा मेंबर भेजे हैं, अब ये डिवर्जन दे रहे हैं। तो ऐसा केंद्र सरकार, ये केजरीवाल साहब की पुराना आदत है, वैसे कर रहे हैं जी। ठीक है, यहाँ पर मैं अब चाहूंगी जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं विक्रम सिंह सोढी, वो यहाँ पर कहें कि बीजेपी प्रवक्ता का ये कहना है कि पंजाब की जनता ने जो भरोसा यहाँ पर जताया है वो अब उसको भारी पड़ने वाला है, क्योंकि अब यहाँ पर बहाने तलाश कर रही है आम आदमी पार्टी। बीजेपी केंद्र की जो सरकार है बीजेपी की, उस पर अपनी काम न करने का आरोप जो है वो उस पर मंड रही है।
बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं। सबसे पहले तो ये बात है कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमारे पास समय है और समय के हिसाब से ही काम चलता है। तो हमने अभी शुरुआत की है। पहले शुरुआत तो ऐलान से ही होती है। जब आप किसी की चीज को शुरू करते हैं तो आप बुनियाद से शुरू करते हैं। हमने बुनियाद अपनी खड़ी की है, हमने अपना ऐलान किया हम क्या करने वाले हैं और हम उस ऐलान पे उतरेंगे भी। ये तो मैंने पहले भी कहा है, अब भी कहना चाहता हूं। हमारे पास मुश्किलें तो हैं, ये कोई भी नहीं डिनाई कर रहा, ये तो सबको पता है कि मुश्किलें हैं। और जो मुश्किलें पंजाब के ऊपर हैं ये हमारी बनाई हुई मुश्किलें नहीं है। तो ये सबको समझना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि हमारे बीजेपी के भी जो स्पोक्स पर्सन है, इनको भी ये पता है कि जो 3 लाख करोड़ का जो कर्जा पंजाब के ऊपर है, ये आम आदमी पार्टी ने नहीं बनाया हुआ। ये कर्जा 25 साल कांग्रेस की सरकार पंजाब में चली है और 20 साल बीजेपी और श्रोमणी अकाली दल की सरकार, कि इनकी वजह से ये 3 लाख करोड़ का जो कर्जा है ये पंजाब के सिर के ऊपर इनकी वजह से चढ़ा हुआ है। अगर हम प्रयास करेंगे कि इस कर्जे को कम करने की, मगर अगर हम सेंटर की तरफ देखते हैं कि सेंटर हमारा कोई इसमें मदद करे, क्योंकि इसलिए देखते हैं कि ये कर्जा हमने नहीं चढ़ाया हुआ पंजाब के ऊपर, और इसकी जिम्मेवारी जिन लोगों ने इस कर्जे को चढ़ाया है, उनको इसकी जिम्मेवारी भी उनको महसूस करनी चाहिए। अगर हम सेंटर के पास जाते हैं तो इसमें हमारा हक बनता है। ये फेडरल स्टेट है और हम एज अ स्टेट हम सेंटर के पास जाते हैं और हमारा उनके ऊपर विश्वास है कि सेंटर हमारा इस पे हमारे बहुत अच्छे ढंग से हमारी बात सुनेंगे और वो उसके ऊपर एक्शन भी लेंगे। ये प्रधानमंत्री साहब ने हमारे सीएम साहब को भी इसका एहसास दिलवाया है और हमारे को पूरा विश्वास है कि सेंटर भी हमारा मदद करेगी, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम आज की डेट में पंजाब के ऊपर खड़ी है, ये आम आदमी पार्टी की बनाई हुई प्रॉब्लम नहीं है। मगर उसको हम अगर साइड पे रख भी दे 2 मिनट के लिए, तो हमने जो हमने वादे किए हैं उनके ऊपर हम चल रहे हैं। हम रिसोर्सेज भी अपने जैसे जी हमारी राजनीति जी। और इसके लिए हमने वो जो हेल्पलाइन जो जाहिर की थी, हमने एंटी करप्शन की पहले बात की है। दूसरी हमने एम्प्लॉयमेंट की बात की है कि हमने 25,000 नौकरियों की बात की है और वो हमने बताया भी है कहां से आएंगी। हमने कहा 10,000 नौकरियां हमारे पुलिस डिपार्टमेंट्स के लिए आएंगी, जो हमारी वैकेंसी निकलती जा रही हैं। तो जैसे इन्होंने भी कहा था कि रोजगार देना, ये पंजाब के लिए बहुत एक बड़ा मुद्दा है कि हमारी जो नई पीढ़ी है वो पंजाब को छोड़ के जा रही है, इसी वजह से जा रही है। तो इसलिए हम इन चीजों को बहुत ही सख्त नजर से देख रहे हैं और बहुत सीरियसली हम ले रहे हैं, और इसलिए हम इसके ऊपर जल्द से जल्द प्रोग्राम भी बना रहे हैं और वो प्रोग्राम्स डेली हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक पहुंचाने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, प्रोफेसर मोहम्मद खालिद हमारे साथ बने हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। प्रोफेसर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जैसा कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पंजाब को लेकर के, समस्याएं यहाँ पर और मुद्दे बहुत सारे हैं, कई हैं, और ये कोई आज के नहीं, पिछले कई दशकों से यही हालात बने हुए हैं प्रदेश के अंदर। तो निपटारा यहाँ पर सरकार के लिए करना इन सभी समस्याओं का अभी जरूर एक बड़ी चुनौती के रूप में है, लेकिन आप कैसे देख रहे हैं कि ये चुनौती जो है इसे हल करना या पार करना नई सरकार के लिए कितना कठिन या कितना आसान होने वाला है? किस तरीके से सरकार के इन फैसलों के मद्देनजर आप देख रहे हैं कि सरकार जिस स्पीड के साथ अब फैसले ले रही है, काम कर रही है, उससे ये समस्या कितनी तेजी से हल होती हुई आप देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि जब कोई भी सरकार बनती है तो जो सरकार की एसेट्स और लायबिलिटीज होती है वो साथ लेनी पड़ती है। ये नहीं है कि जो अच्छी चीजें हैं वो ले लो और जो चीजें मुझे स्वीकार नहीं है वो उनको ना एक्सेप्ट करो। अगर हमारे पर कर्जा है वो भी अब इस सरकार ने देखना है। अगर हमारी रेवेन्यू की प्रॉब्लम है ये भी इस सरकार ने देखनी है। हमारे पास जो एसेट्स हैं वो भी इस सरकार की है। सरकार एक मैनेजर होती है, वो अच्छी तरह से मैनेज कर सकती है या नहीं ये डिपेंड करता है कि उन्होंने कौन कौन से वादे किए और उनको पूरे करने के लिए क्या क्या रोड मैप उनके पास है, कहां से पैसा आएगा, किस तरह से रिसोर्सेज को जनरेट किया जाएगा जिससे ये जो है वादे पूरे किए जाएं। दूसरी बात ये है कि ये कर्जा जो है या जो फाइनेंशियल हालत है पंजाब की,
ये एक दिन में तो हुई नहीं। टेररिज्म के दौर से धीरे धीरे ये कर्जा बढ़ता 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 तक पहुंचा है। उसमें कुछ मिसमैनेजमेंट भी है, उसमें उस समय की परिस्थितियां भी थी। उस समय ये भी है कि सरकारों ने, जो भी सरकारें आई, चाहे अकाली दल की आई चाहे कांग्रेस की आई, उन्होंने इसको पूरी तरह से जो है ठीक करने की कोशिश नहीं की। सरकारें डेवलपमेंट करती रही हैं कर्जा लेकर के, उधार लेकर के। अब यही चीज जो है वो भगवान मान जी वहां पर चले गए। मुझे नहीं लगता कि पीएम के यहाँ से कोई बहुत फेवरेबल रिस्पांस मिलने वाला है, क्योंकि वहां पर बीजेपी की सरकार है और यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। लेकिन अगर बीजेपी या सेंट्रल गवर्नमेंट वाकई पंजाब का भला करना चाहती है तो वन टाइम कोई पैकेज जरूर देना चाहिए, ताकि सरकार को या पंजाब को फाइनेंशियल क्राइसिस से मुक्त किया जा सके और इसकी ओर जाए। अदरवाइज विकास नहीं हो पाएगा, क्योंकि फाइनेंशियली बहुत ही टाइट पोजीशन में। और मैं एक और बात बता दूं कि हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है, संघात्मक प्रणाली है, उसमें ये जो स्टेट गवर्नमेंट है, जैसे खालिद जी आपने कहा कि ऐसे बहुत कम जो है संभावना नजर आती है कि केंद्र सरकार की तरफ से स्टेट गवर्नमेंट को जो है पंजाब की सरकार को मदद कर दी जाए। तो इस फैसले का या फिर ये जो कदम होगा, इसका आप इम्पैक्ट जो है वो कहाँ तक देखते हैं, कैसा देखते हैं? क्या यहाँ पर एक बार फिर ये मौका मिल जाएगा? यहाँ क्या ये बात हो जाएगी कि चिट भी अपनी और पट भी अपनी, अगर मिलता है तो भी अच्छा है, नहीं मिलता है तो भी ये कहने के लिए पंजाब सरकार जो है उसके पास बात रह जाएगी कि हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो बीजेपी है वो यहाँ पर भी रोड़े अटका रही है? नहीं, वो तो बिल्कुल उसी को तो राजनीति कहते हैं ना जी, कि आप जो है राजनीति में किसी भी सिचुएशन को अपने मुताबिक ढाल करके वोटर को खुश करने की कोशिश करें या वोटर को कन्विंस करने की कोशिश करें कि हम सिंसियर हैं। अगर ऐसा होता है कि बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई मदद नहीं मिलती तो नेचुरली आम आदमी पार्टी कहेगी। लेकिन मैं ये बात कह रहा हूं कि दूसरी जो सरकारें हैं, क्योंकि कर्जे तकरीबन हर स्टेट के ऊपर है। मैं घूमता रहता हूं, अभी भी इस समय मैं वहां से आ रहा हूं अपने गुवाहाटी से, वहां पर भी ये बात चली। तो कर्जे तो सब स्टेट्स के ऊपर है। अगर सब स्टेट जो है वो अपने रेवेन्यू जनरेशन को छोड़ करके सेंटर की तरफ चल पड़ेंगे कर्जे लेने के लिए, कर्जा या पैकेज लेने के लिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ये नहीं करेगी। और जिस तरह से फाइनेंशियली सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बहुत ही उससे चल रही है, मुझे नहीं लगता कि स्टेट्स को इस तरह से पैकेज दिए जाएंगे। देखो, बिहार के पैकेजों का वादा किया था, अभी तक नहीं हुआ। दूसरे स्टेट्स के पैकेज का वादा किया, अभी तक नहीं हुआ। यहाँ तो जो है बिल्कुल ही सरकार ही आपके उल्ट है या विरोधी सरकार है, इसलिए मुझे लगता नहीं है कि कोई ज्यादा मदद मिलेगी। हाँ, अगर जीएसटी ही टाइम पे मिलता है, देखो जीएसटी में भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा वो किया है, जीएसटी टाइम पे नहीं मिलता। पिछली बार भी मनप्रीत बादल भी ये कहते रहे हैं कि जीएसटी हमें टाइम पे नहीं मिलता। अगर आपका जीएसटी टाइम पे मिले तो आपको और ज्यादा कर्जा नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आज मुझे 10,000 करोड़ रुपया मिलना है और वही मुझे 3 महीने बाद मिलेगा तो मैं तो प्रॉब्लम में आ जाऊंगा। कोई भी, इवन गृहिणी भी प्रॉब्लम में आ जाती है। तो बड़ी तो ये कह सकते हैं कि विरोधियों के सामने यहाँ कोई रास्ता भी नहीं बचेगा खुद को सही साबित करने का। आम आदमी पार्टी दोनों ही स्थितियों में खुद को साबित यहाँ कर सकती है। ये फैसला कुछ इस तरीके का हो सकता है। देखो, आम आदमी पार्टी तो कोशिश करेगी, लेकिन मैं फिर ये बात कह रहा हूँ कि बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, अगर आप वाकई पंजाब का भला चाहते हैं तो वन टाइम पैकेज जो है वो कुछ करो ताकि पंजाब को फाइनेंशियल से निकाला जाए। लेकिन उसकी संभावना है बहुत कम मेरी नजर। गुरदीप जी, जी हालात को बदलने के लिए साथ दिया जाएगा। खालिद जी ने बोला, बड़ी अच्छी बातें बोली हैं कि पंजाब स्टेट को खड़ा होना पड़ेगा। पहले तो यह बात समझनी होगी कि कोरोना काल के बाद देश की स्थिति इतनी बढ़िया नहीं रही है, पर उसके बावजूद भी हमारी इकोनॉमी बढ़नी शुरू हो गई है। हम हर राज्य को विशेष पैकेज देंगे, हम सपोर्ट करेंगे, हम इनके खिलाफ नहीं है, पर ये लोग वोटरों से, भावनाओं से खेलते हैं। सिर्फ केंद्र सरकार को सिर्फ रोड़ा टपकाने वाले ड्रामाबाजी करके
बोलना चाहते हैं। मैं इनसे प्रवक्ता बैठे हैं आम आदमी पार्टी के, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अगर आप स्टेट को खड़ा करना चाहते हैं, आपने पहले दिन ऐलान किया, करोड़ों रुपए की अखबारों में ऐड दे दी, करोड़ों रुपए के फ्लेक्स बोर्ड लगा दिए। अगर पता है कि स्टेट पहले ही प्रॉब्लम में है तो आपको करोड़ों रुपए खर्च के ऐड देने की जरूरत नहीं थी। आप कुछ करके दिखाते, पैसे सेव करते, तो हमें भी अच्छा लगता कि आपने ऐड पे पैसे नहीं डाले। तो वही पुराना रिवाज चल रहा है। तो हम भाजपा से हम बार बार विनती करते हैं कि अपनी स्टेट को खड़ा करो। आप एक बात पूछना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, अगर आप बगैर फाइल के बैंक में भी आप डालो तो क्या लोन मिल जाएगा? तो आप तो सिर्फ खाली हाथ गए हो, चरखा लेके गए हो। जो सम्मान, जो इज्जत बनती है पीएम की अपने की है, हमने भी अब जो इज्जत बनती है पीएम साहब ने हमारे की है, और बातों बातों में आपने बात सिर्फ बाहर आके बोल दिया है कि हमें विशेष पैकेज दीजिए, और विशेष पैकेज को रूट मैप तैयार करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। क्या पता कि वो हमारी ये स्टेट में सुनिश्चित करना चाहते हो कि क्या वाकई में ऐसा कुछ हो भी सकता है या नहीं, और पहले अगर इस बात के आसार दिख जाते हैं तो फिर वापस पूरे उसके साथ आएंगे। कायना जी, ऐसा है कि कोई भी रूट मैप लेके जाना पड़ता है। आप पीएम से जाते हैं तो एक ऑफिशियली इनकी पहली भेंट थी, तो ऑफिशियली थी। अब ये कुछ रूट मैप लेके जाएं कि हमें ऐसा पैकेज चाहिए, हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, तो ये सब कुछ समझाना पड़ता है, और उसमें लिखित में होता है, मतलब सिर्फ मुंह से नहीं बोला जाता। तो ये तो सिर्फ केंद्र सरकार, अभी 11 दिन हुए हैं, अभी कुछ काम करें, रूट मैप तैयार करें। अभी सिर्फ ये ना करें कि ये करके आ रहे हैं, एक दिन ऐलान कर रहे हैं, फिर केजरीवाल साहब पिट तपाने को आ जाते हैं। ये बात अच्छी नहीं है। अभी लोगों को डिलीवर करो, क्योंकि लोगों ने आप पे विश्वास दिया है, तो आपने बदलाव की राजनीति में किया है। अब सिर्फ ये नियत बनाओ कि पंजाब के लोगों को कुछ डिलीवर करना है। अगर पंजाब के लोगों को आप डिलीवर करोगे, प्यार डबल मिलेगा। अगर आप नहीं कुछ करोगे तो डबल नफरत भी मिलेगी। ये इतनी जल्दी पंजाब के लोग नहीं है। पंजाब के लोग एक बार प्यार देते हैं, दूसरी बार नहीं देते। तो मैं इनसे विनती करूंगा कि आप रूट मैप तैयार करो बेहतर और तरीके से पंजाब में समझाएंगे बताओ और कि समझा कैसे सकती हैं इस बात को कि पंजाब की जनता जो है इस वक्त इन तमाम चीजों को जो है कैसे देख रही है, सोच रही है उसके बारे में, और आगे जो है वो किस तरीके से उन पर जो है वो रिएक्ट करेगी। जी मैम, सबसे पहले तो यही बताना चाहूंगी कि पंजाब की हर बार त्रासदी रही है कि पंजाब में और सरकार बनती है और सेंटर में कोई और सरकार बैठी होती है। मैं बीजेपी के स्पोक्स पर्सन से एक चीज से सहमत हूं कि जो भी राज्यसभा के मेंबर्स गए हैं, वो राघव चड्ढा जी, संदीप पाठक जी जो चुने गए हैं, वो पंजाब में क्या टैलेंट नहीं है लोगों के पास? वो भी हो सकते थे। जो हरभजन सिंह को इन्होंने सिलेक्ट किया है, वो अपना सर्टिफिकेट तक लेने नहीं गए, वो अपनी कमेंट्री में बिजी थे। सो इस बात के लिए आम जनता भी आम आदमी पार्टी को कटहरे में खड़ा करती है। सो दूसरी बात, जो ये ऐलान हो रहे हैं, जो ऐलान हुए हैं कि हमारे पास इतना पैसा है कि औरतों के लिए भी 1,000 हर महीने देंगे। औरतें उसका वेट बेसब्री से कर रही हैं। ये सवाल मैं जनता की तरफ से आपके जो स्पोक्स पर्सन है रिस्पेक्टेड, उनसे पूछना चाहती हूँ कि इसके बारे में उनका क्या विचार। विक्रम जी, देखिए, जो हमने ऐलान किया है उस ऐलान पे हम उतरेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। हम डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, उसकी मिनिस्ट्री बनाई गई है, मिनिस्टर तैनात किया गया है, मिनिस्टर अपनी मिनिस्ट्री से काम शुरुआत करेंगे, और जो वुमेन्स एम्पावरमेंट या जो भी मिनिस्ट्री, जो रेलेवेंट मिनिस्ट्री है, जो इस मामले को जो टेकअप करेगी, उसके ऊपर वो सारा जो इसका जो प्लान है, स्ट्रेटजी बना रहे हैं, और बहुत जल्द वो ये आपके सामने आएगा। हमारा ऐलान है और हम उसके पीछे नहीं हट रहे। हम कह रहे हैं कि हाँ, जो मिनिस्ट्री, जो कंसर्न मिनिस्ट्री है, वो आपके सामने ये इसका सारा जो प्रक्रिया है उसको तैयार करके आपके सामने जरूर रखेंगे। समय थोड़ा सा आने दीजिए, हमारे को थोड़ा सा और समय दीजिए। तो जो कंसर्न मिनिस्ट्रीज एक एक करके जो ऐलान हुए गए हैं, उनको कैसे लागू करना है उसके बारे में वो पब्लिक के सामने जरूर आएंगे, और वो पब्लिक के सामने उसका स्पष्टीकरण देंगे और उसका तरीका देंगे, बताएंगे कि इस तरीके से हम ये काम करेंगे। तो ये जो हमने जो वादे किए हैं लेडीज के लिए, जो हमने राशि जो तैनात की है, उसके ऊपर हम जरूर उतरेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये एक एक करके पहले ऐलान होते हैं, उसके बाद में प्रक्रिया तैयार होती है, उसके बाद में जो कंसर्न मिनिस्ट्री है वो अपने अफसरों से बैठ के, अपनी कोर कमेटी से बैठ के उसका पूरा उसकी पूरी जो स्ट्रेटजी होती है, जो प्लान होता है, उसको वो एक पेपर पे उतार के वो पब्लिक के सामने उसको जरूर लेके आएंगे।
इसमें हम ये आपको विश्वास भी देना चाहते हैं, पंजाब की जनता को हम एक दफा फिर उसका एहसास देना चाहते हैं कि हम खड़े हैं। जो भी हमने वादे किए हैं उन वादों से हम पीछे नहीं हटेंगे, और बहुत जल्द ये आपके सामने उसका रिजल्ट आपके सामने जी। दिखना शुरू हो जाएगा। प्रोफेसर मोहम्मद खालिद, ये जो आज जो घोषणा की गई है सरकार की तरफ से, मान सरकार की तरफ से, जो कहा कि हम अब घर बैठे ही लोगों को राशन मुहैया करवाएंगे, जब दिल्ली में इस घोषणा की गई थी, इस योजना का ऐलान किया गया था, तो वहां पर केंद्र सरकार की तरफ से इस घोषणा के लागू होने से एक हफ्ता पहले ही ये कह दिया गया कि जो राशन है वो केंद्र की तरफ से यहाँ पर दिया जाता है, फिर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इसको अपने नाम से कैसे जो है प्रचारित कर सकती है, प्रसारित कर सकती है, इसका श्रेय कैसे यहाँ पर ले सकती है। तो ये एक जो टेक्निकल थी यहाँ पर दिक्कत, वो सामने आई इसके लागू होने में। पंजाब में आपको लगता है कि ये बिना किसी दिक्कत परेशानी के और ऑब्जेक्शन के लागू हो सकती है, या फिर यहाँ पर फिर से वही ऑब्जेक्शन उठेगा केंद्र की तरफ से? देखिए, ऐसा है, कोई भी स्कीम लागू करने के लिए सरकार के पास चैलेंज ये होता है कि उसको जमीन पर कैसे उतारा जाए। और पिछली जो हमारी योजनाएं थी, खासतौर पर ये आटा दाल की योजना, साथ में किसी ने कहा चीनी भी देंगे, किसी ने कहा चावल भी देंगे, ये योजनाएं जो हैं इसमें 50% भी लागू नहीं होती पूरी तरह से। और होता क्या है कि एक तो बिचौलिए होते हैं, दूसरे ये होता है कि पर जिसको कहते हैं सर्वे करना पड़ता है, फिर उसके लिए पैसा जो आपका अमला है जो आप पहुंचाएगा सामान सरकारी दफ्तर, उसको काम करना पड़ता है, फिर उसके लिए पैसा इकट्ठा करना पड़ता है। ये चारों स्टेजेस में अगर आप पूरी तरह से इसको कोऑर्डिनेट कर लें तब कोई स्कीम जमीन पर लागू होती है। चलेगा कि पिछली सरकारें तो इसको पूरी तरह से लागू नहीं कर पाई। अगर ये सरकार जो है ये लागू कर पाती है तो देखते हैं, अच्छी बात है। लेकिन मैं फिर यही बात कहूंगा कि बजाय इसके कि लोगों को अनाज और ये सारा कुछ दिया जाए, लोगों को रोजगार के अवसर पैदा किए जाएं, वो परमानेंट सोल्यूशन है लोगों की समस्या का। फ्री अनाज देना सोल्यूशन नहीं। रोजगार के अवसर पर यहाँ आप बात कर रहे हैं, क्या लगता है यहाँ पर क्या इस बारे में सरकार का होमवर्क अभी पूरा नहीं हो पाया है? नौकरियों की बात, यहाँ पर सरकारी नौकरियों को देने की घोषणा जरूर की गई है, ग्रुप सी डी कर्मचारियों को राहत देने की बात, यहाँ पर कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की घोषणा भी सरकार की ओर से की गई है। इसी तरीके से क्या आपको नहीं लगता कि आने वाले वक्त में जो और फैसले हैं इस मामले में वो तेजी से लिए जाएंगे, सृजन जो है रोजगार सृजन वो और तेजी के साथ होगा? ये आपको लगता है अभी और इस पर विचार करना, मंथन करना सरकार को बाकी है? कायनात जी, फैसले तो लिए जाएंगे लेकिन बहुत से पिटफॉल्स होते हैं। उसमें कोर्टें भी इन्वॉल्व होती हैं, उसमें जो पुराने काम करने वाले हैं उनकी डिफरेंट किस्म की कैटेगरीज होती हैं, वो सब देखना पड़ता है। ये जितने भी लोग आप कहते हैं 36,000 या 25,000 एम्प्लॉय पक्का कर देना है, वो एक ही कैटेगरी के लोग नहीं है, अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं। फिर ये देखना है कि किस किस इसमें महकमे में वाकई जरूरत है, किस महकमे में सरप्लस एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, ये सारा देखना पड़ेगा। एक जिसको कहते हैं एक ऑडिट करना पड़ेगा इस चीज का कि हमारे पास कितना एम्प्लॉय है और कहाँ कहाँ पर महकमों में कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। और उसके बाद नई पोस्टें जो है वो निकाली जाएंगी। नई पोस्टें निकाल करके भरना अपने आप में बड़ा चैलेंज का काम होता है, क्योंकि थोड़ी सी भी कोई कमी रह जाए तो कानूनी चाराजोई हो जाती है, कैंडिडेट कोर्ट में चले जाते हैं। और अब पिछले हमने देखा है बहुत सी पोस्टें भरी गई लेकिन वो कोर्ट में ही निलंबित है आज भी तक, उनको पूरी तरह से अभी ये 1100 पोस्टें लेक्चरर की निकाली थी, कोर्ट में पड़ी हुई है। पहले भी कई पोस्टें निकाली, ये जल्दबाजी नहीं बल्कि पूरे उसके साथ लूप होल को दूर करके पोस्टें जो है भरी जाएंगी जी। लेकिन एक चीज है, सिर्फ सरकार ही नहीं, और भी जहां जहां पर प्राइवेट सेक्टर में या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की स्कीमें हैं वहां पर भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जा सकती है। अब ये सरकार के विवेक पर डिपेंड करता है
उन्होंने जो अपना वर्कआउट किया है उस पर डिपेंड करता है कि किस तरह से लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ assignment- मोहम्मद खालिद के पहले जिस दिशा में सोच विचार करना छोड़ दिया गया था, लगता है कि सरकारें उस दिशा की तरफ देख ही नहीं रही थी। अब उस तरफ यहाँ पर जो नई सरकार बनी है, जो बदलाव की बात करती है, विकल्प की राजनीति देने की बात करती है, वो उस दिशा में देख रही है, वो इस डायरेक्शन में बढ़ रही है आगे। देखो, मैं आपको बताऊं, आम आदमी पार्टी को जो सत्ता मिली है वो नेगेटिव वोट पे मिली है। लोग बदलाव चाहते थे। अब अगर आम आदमी पार्टी अपनी सत्ता को कायम रखना चाहती है आने वाले दिनों में, तो उसको उन पॉलिटिकल पार्टी से हट करके ऐसा काम करना पड़ेगा जिससे वो लोगों का कॉन्फिडेंस जीत के अगली बार पॉजिटिव वोट लें, जिसको कहते हैं प्रो इनकम्बेंसी हो, एंटी इनकम्बेंसी ना हो। ये बहुत बड़ा चैलेंज आम आदमी पार्टी की सरकार के सामने रहेगा। ये चैलेंज कैसे फेस करने वाले हैं गुरदीप सिंह से मैं इस बारे में तो बात करूंगी ही, लेकिन आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता विक्रम सिंह जुड़े हैं उनसे मैं ये जानना चाहूंगी, एक बड़ा चैलेंज यहाँ पर सामने है, तो ये चैलेंज आप किस तरीके से ले रहे हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी को इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए बहुत एक्सपीरियंस है। हमने ये दिल्ली में हमने ये दिखाया है, जिस बात की जो मेरे लर्नेड जो जर्नलिस्ट ने बोला है हमारे को, जिन्होंने शेयर किया, कि दिल्ली में हमने एक पॉजिटिव सरकार दी। उस पॉजिटिव सरकार के काम के ऊपर हमने वोट मांगी। जब आप दूसरी दफा इलेक्शन में गए हैं तो हमने ये नहीं कहा कि हम ये करेंगे या हम वो वादा करेंगे या हम ये मैनिफेस्टो अपना जाहिर करेंगे। हमने सिर्फ एक ही बात कही, अगर हमने आपका वाकई काम किया है तो हमारे को वोट डालिए। और उसके ऊपर लोगों ने फूल चढ़ाया। लोगों ने आम आदमी पार्टी को फिर से दिल्ली में लेके आए हैं, क्योंकि दिल्ली की पार्टी, उनकी परसेप्शन होती है लोगों के समझने के कारण आम आदमी पार्टी ने वाकई काम किया है ग्राउंड पे, तभी तो उन्होंने हमारे को दूसरी दफा और तीसरी दफा हमारे को मौका दिया है दिल्ली में सरकार बनाने का। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम पंजाब में, जैसा हमने दिल्ली में हमने लोगों का मन जीता, लोगों को का विश्वास जीता है, बिल्कुल उसी तरह से हम पंजाब में भी हम करना चाह रहे हैं और करने जा रहे हैं। हमने जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है उसको पूरी तरह से बदल ही दिया है। जैसे मोहम्मद साहब ने कहा है कि हमने पॉलिटिकल डिस्कोर्स को एक नया रंग दे दिया है, कि एक पॉजिटिव तौर पे ले आए हैं। हम मुद्दों पे बात करते हैं, हम पर्सनालिटी के ऊपर अटैक नहीं करते, क्योंकि कोई जरूरत नहीं है पर्सनालिटीज को अटैक करने की। हम तो उनके सिर्फ हमने जो वादे किए हैं उनको बारे में एक बात मैं यहाँ पर कहूंगी, जब भी जो पार्टी के संयोजक हैं और दिल्ली के सीएम हैं अरविंद केजरीवाल, जब भी यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले और सबसे ज्यादा उनकी जुबान पर ये बात जरूर रहती है कि हम कट्टर ईमानदार सरकार हैं और हम ईमानदारी के साथ सरकार चलाने वाले हैं। क्या इस बात का ये मतलब निकाला जाए कि जो दूसरी सरकारें हैं या जो दूसरी पार्टियां हैं वो ईमानदार नहीं है? देखिए, ये तो लोगों ने फैसला करना है, और लोगों का क्या उन दूसरी पार्टियों के साथ एक्सपीरियंस रहा है पंजाब में, तो ये तो सब जानते हैं। आपने भी कहा है कि ये वोट पे पड़ी है, क्योंकि जो बाकी पुरानी सरकारें थी, जो उनको हम रवैती पार्टियां कहते हैं, उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। अगर वो उन्होंने सही ढंग के अपने वायदों पे उतरते तो शायद वो इतना बड़ा बदलाव नहीं आता। मगर इतना बदलाव आया इसलिए क्योंकि उनको आम आदमी पार्टी के ऊपर विश्वास था और दूसरी पार्टियों से उनका विश्वास उठ गया था। वो निराश हो गए थे, बुरी तरह से निराश थे दूसरी पार्टियों से, इसलिए उन्होंने आम आदमी पार्टी को ये मौका दिया है। और हमारे को इतना विश्वास है कि जैसे हमने दिल्ली में अपनी परफॉर्मेंस के राही दिखाया लोगों को हम क्या कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हम पंजाब में भी अपने जो हमने वादे किया उनको लागू करेंगे। मेरे को समय, यानी कि ये जो बड़े और कड़े फैसले हैं ये लगातार ऐसे ही लिए जाते रहेंगे और तेजी के साथ जो है तस्वीर बदलने की शुरुआत यहाँ पर आपने कर दी है। बिल्कुल, हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। गुरदीप जी, क्या लगता है विपक्ष का चांस यहाँ पर आगे 0 होता जाएगा या फिर यहाँ पर मौका एक बड़ा मिल जाएगा विपक्ष को भी? अगर काम हुआ नहीं तो यहाँ पर विपक्ष मजबूत होकर, अगर काम हो गया तो विपक्ष कमजोर हो जाएगा। कायनात जी, ऐसा है कि पहली बार हुआ है पंजाब के अंदर, पहले ही 10 दिनों में जो सरकार बनी है आम आदमी पार्टी की गिर गई है।
नए नए मुद्दों में गिर गई है। पहली बार हुआ है 5 राज्यसभा में मेंबर पे मुद्दों पे गिर गई है जो पंजाब के नहीं है, पंजाब के लोगों के साथ धोखा किया है। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, जो कच्चे मुलाजिम वाली बात शुरू हुई है, आप देखो कि कितनी भावनाओं से खेला जा रहा है। पहले अकाली दल की सरकार ने 2017 से इलेक्शन से पहले 1 महीना पहले उनको पक्के कर दिया, कानूनी अड़िक्का डाल दिया, किसी ने कोर्ट में मैटर चला गया। फिर चन्नी साहब की सरकार, पहले कैप्टन साहब ने किया, फिर चन्नी साहब की सरकार आई, उन्होंने फिर कर दिया, उन्होंने कहा हमने पक्के कर दिए, अनाउंस कर दिया, फिर अड़िक्का आ गया। अब इनको पता था कि अगर कानूनी अड़िक्का है, पहले उस कानूनी जो भी प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व कर लेते तो अनाउंस करते, और उसके बगैर इन्होंने फटाफट अनाउंस कर दिया कि हमने पक्के कर दिए जी। तो अगले दिन पता लगा कि ये तो कोर्ट में मैटर है, कर ही नहीं सकते। चलिए, आप कह रहे हैं कि तो अभी से ही सरकार जो है घिरना शुरू हो गई है अपने फैसलों पर। मेरे पास वक्त पहले बहुत कम है, मैं भावना जल्दी से से नहीं चाहूंगी खेले, मैं भावना से फटाफट खेले। सभी की प्रतिक्रिया यहाँ पर ले लूं। जो जसप्रीत जुड़ी है वो यहाँ पर किस तरीके से देख रहे हैं, क्या वाकई सरकार जो है घिरती जा रही है अपने ही फैसलों में, अपनी ही घोषणाओं में, या फिर आप देख रही हैं कि बदलाव की जो सियासत है उसके साथ में जो है बदलाव, परिवर्तन जो है वो भी शुरू हो गया है? जी, बदलाव तो नजर भी आ रहा है जो 10 दिनों में उन्होंने अनाउंस किया है उसके हिसाब से। लेकिन मैं आपके चैनल के जरिए ये जानना चाहती हूँ कि ये जो 35,000 मुलाजम पक्के करेंगे, इसका ऐलान हुआ है, ये ऐलान जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री सरदार चरणजीत सिंह चन्नी जी ने कहा था कि 36,000 मुलाजम हम पक्के कर रहे हैं, ये उन्हीं में से है या फिर इन्होंने उन्हीं कोई में से, अलग उन्हीं से में से। डिपार्टमेंट चूज किए हैं, वही वो है, करने वही। हैं? तो विक्रम ये जी जल्दी से इस सवाल का जवाब। वही है जी, कच्चे मुलाजिम देखिए, पहले वाले ही चल रहे हैं, उन्हीं को ही कर। चलिए, अगर वो भी मुलाजिम यहाँ पर पक्के होने की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं उनके पक्के होने की राह में अड़चनें भी थी, लेकिन शुरुआत में ही सरकार ने अगर पक्का करने का ऐलान कर लिया है तो जरूर यहाँ पर कह सकते हैं कि एक बड़ा बदलाव उनके लिए और बड़ी राहत की बात उनके लिए हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तो पंजाब की मान सरकार जो है वो तेजी के साथ जो है बड़े और कड़े फैसले भी ले रही है, लेकिन इन फैसलों को लेकर सवाल जो है वो भी उठना शुरू हो गए हैं कि सरकार यहाँ पर ऐलान तो कर रही है, लेकिन ये ऐलान क्या वाकई में हम हकीकत का जो जामा है वो पहन पाएंगे, जमीनी स्तर पर उतर पाएंगे, ये देखने वाली बात जरूर रहेगी। क्योंकि यहाँ चुनौतियां भी जरूर हैं, लेकिन पंजाब की जनता ने जो विश्वास दिखा करके एक प्रचंड बहुमत सरकार को दिया है, उसने सरकार का हौसला जो है वो भी बढ़ा दिया है, जिसको लेकर वो काफी उत्साह के साथ में आगे बढ़ रही है। और ये उत्साह प्रदेश को और उसकी सियासत को किस नए आयाम पर लेके जाने वाला है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।